पिछले एपिसोड में आपने सुना कि शादी के बाद प्रत्युष मृगांशी को ब्लू डायमंड पैलेस ले जाने के बजाय उसे अपने फार्म हाउस पर ले गया है। वही प्रत्युष की मेड मुद्रा को मृगांशी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब आगे पारो मृगांशी को उसके कमरे में छोड़ आई थी। नीचे हॉल में आकर पारो ने देखा कि मुद्रा उसे अपनी जहरीली नजरों से घूर रही थी, जो देख पारो हल्का घबरा गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर मुद्रा चाहे तो वो उसे इस घर से निकाल भी सकती है। इसीलिए वो मुद्रा को ना देखने का दिखावा कर किचन में चली गई। वही मुद्रा जो पारो को घूरे जा रही थी, वो उसे जाते देख धीरे से बोली, इस पारो की बच्ची को समझ नहीं आता है कि यहाँ की हेड में हूँ। मेरे कहने से पहले इस औरत ने उस 2 कौड़ी की लड़की को प्रत्युष बाबा के बगल वाला कमरा कैसे दे दिया। ये सब मुद्रा किचन की तरफ देखते हुए बुबुदा रही थी। तभी उसका खुरापाती दिमाग फुल स्पीड से भागने लगा। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने उपम मृगांशी के कमरे की तरफ शैतानी नजरों से देखते हुए कहा, अब देखती हूँ तू इस ऐशो आराम में कैसे रहती है। इतना बोल वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। वही मृगांशी अपने कमरे को देख रही थी। वो कमरा काफी खूबसूरत था, जो देख वो हैरान भी थी कि आखिर उसे इतने अच्छे कमरे में क्यों रखा गया है। लेकिन अपनी परेशानियों की वजह से उसने ये सब ज्यादा नहीं सोचा। वो अपने कमरे को देख ही रही थी कि अचानक उसके आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू गवाही थे उसके दर्द और तकलीफ के। वो दर्द जो उसे अपने भाई को उस हालत में देखकर होता है, और वो तकलीफ जो आज उसे प्रत्युष से शादी करके महसूस हुई है और शायद अब जिंदगी भर होगी। मृगांशी का दिल इस वक्त दर्द से भरा हुआ था, लेकिन वो रोकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसी वजह से उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर कुछ देखने लगी। पर उस कमरे में कुछ भी नहीं था। मतलब उस कमरे में मृगांशी के लिए कुछ नहीं था। तभी मृगांशी को याद आया कि शादी की टेंशन में वो अपने कपड़े लाना ही भूल गई थी, जो याद कर उसने अपने ही सिर पर एक चपत लगा दी। उसने खुद को ही डांटते हुए कहा, इन सारी परेशानियों में अपने कपड़े तो ले आती मृगा। अब क्या करेगी तू। इतना बोल उसने एक नजर खुद पर डालकर अफसोस से कहा, अब इन कपड़ों में कैसे सोऊंगी मैं। इतना बोल वो कुछ सोचने लगी। तभी उसकी नजर बाथरूम पर पड़ी, जो देख वो कुछ सोच बाथरूम में चली गई। वही दूसरी तरफ प्रत्युष अपने कमरे में आकर गुस्से से उबल रहा था। उसे आज भी मृगांशी का मारा हुआ थप्पड़ याद था। प्रत्युष का कमरा बेहद खूबसूरत और लग्जूरियस था। वो पूरा कमरा ब्लैक एंड रेड कलर से पेंट था, जो उस कमरे को काफी अजीब भी बना रहा था। उस कमरे में एक बड़ा सा मास्टर बेड था। साइड के वॉल पर एक व्हाइट कर्टन लगा हुआ था, जो हल्का ट्रांसपेरेंट था। तभी प्रत्युष गुस्से से अपनी शर्ट उतारने लगा। शर्ट उतारकर प्रत्युष ने उसे जमीन पर फेंक दिया। इस वक्त प्रत्युष शर्टलेस खड़ा था, जिसमें उसके 6 पैक एब्स साफ दिख रहे थे। उसका वो गठीला बदन और चौड़ा सीना बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। प्रत्युष के पीठ पर एक बड़ा सा चील बना हुआ था, जिसके पंख उसके कंधे तक आ रहे थे। वो टैटू काफी डेंजरस था। साथ ही उसके कंधे से लेकर उसके पूरे हाथ पर एक जहरीले अजगर का टैटू बना हुआ था, जो प्रत्युष को इस वक्त काफी डेंजरस लुक दे रहा था। प्रत्युष बहुत हैंडसम था, लेकिन इतने गुस्से और इस अवतार में वो काफी भयानक लग रहा था। अभी भी प्रत्युष के कमर एक पीछे उसकी गन लगी हुई थी, जो प्रत्युष हमेशा अपने साथ रखता था। कुछ सोच प्रत्युष अपनी बालकनी में चला गया। उसने अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकाली और उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। देखते ही देखते प्रत्युष ने लगभग 5 सिगरेट खत्म कर दी। अब तक उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन खत्म नहीं। तभी उसने अपने दांत पिसते हुए खुद से कहा, खेल की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें हर तरफ से जीत सिर्फ प्रत्युष सूर्यवंशी की होगी। मैंने अपना दाव खेल दिया है। अब सिर्फ कहर बरसेगा उस इंद्र सूर्यवंशी पर भी और तुम पर भी। इतना बोल प्रत्युष ने अपने हाथ में पकड़ी आधी सिगरेट को अपने मुट्ठी में कस लिया। सिगरेट को फेंककर प्रत्युष उसी शर्टलेस हालत में अपने कमरे से निकल गया। इस वक्त तक रात के 10 बज चुके थे। इसी वजह से घर के सारे सर्वेंट अपना काम खत्म करके सो चुके थे। वही दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली में इंदर इस वक्त अपनी हवेली के टेरेस पर खड़े किसी से फोन पर बात कर रहे थे। फोन की दूसरी तरफ इंदर का न्यू एजेंट था, जिसे इंदर ने प्रत्युष पर नजर रखने के लिए हाय किया था।
तभी इंदर चिल्लाते हुए अपने एजेंट से बोला, कुछ पता चला मेरे आदमी का? कहाँ गायब हो गया वो अचानक से? इतना बोल वो दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। दूसरी तरफ से उसके एजेंट ने कहा, बॉस, मैंने पता लगा लिया है। बॉस, वो प्रत्युष सूर्यवंशी के गुस्से की बलि चढ़ चुका है। मुझे पूरा तो नहीं पता, लेकिन आपका वो आदमी मिस्टर सूर्यवंशी के हाथ लग गया था, जिस वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना बोल वो एजेंट कुछ सोच आगे बोला, बॉस, आपके आपके के साथ साथ मैंने मिस्टर सूर्यवंशी के बारे में भी कुछ पता किया है। इतना बोल वो इंदर के कुछ बोलने का इंतजार करने लगा। वही उस एजेंट की बात सुन इंदर हल्का खुश होते हुए बोला, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या पता किया? इस पर एजेंट बोला, बॉस, प्रत्युष सूर्यवंशी इस वक्त कोई मामूली इंसान नहीं है। और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पूरे सोर्स लगा दिए उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालने में। लेकिन बॉस, ये बात थोड़ी शॉकिंग है कि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन छुपा दी गई है, जैसे वो चाहते ही नहीं है कि कोई उनके बारे में जाने। इंडिया में उनकी इस वक्त एक ही इमेज कायम है, और वो है द बिजनेस टाइकून प्रत्युष सूर्यवंशी। इतना बोल वो थोड़ा रुक आगे बोला, लेकिन बॉस, मुझे उनका पता मिल चुका है। इतना बोल वो रुक गया। वही उसकी बात सुन इंदर के चेहरे पर काफी तरह के एक्सप्रेशन थे, लेकिन प्रत्युष का पता जानने के बाद उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई। इसीलिए उन्होंने अपने एजेंट से एक शैतानी हंसी के साथ कहा, तुम जानते हो ना, तुम्हें अब आगे क्या करना है? इतना बोल वो रुक गए। और ये सुन उसका एजेंट बोला, यस बॉस, काम हो जाएगा। काम होते ही आपको खुशखबरी देता हूँ। ये सुन इंदर ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया। फोन के कटते ही इंदर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, और वो अपने फोन से खेलते हुए बेहद क्रुएलिटी से बोला, चल भतीजे, तुझे चाचा भतीजे का खेल दिखाता हूँ। बहुत शौक है ना बदला लेने का। अब कल पता चलेगा तुझे कि इंदर सूर्यवंशी चीज क्या है, जब तू अपने आंखों से अपने जिगरी दोस्त की लाश देखेगा। इतना बोल इंदर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें देख लग रहा था कि आधी रात में उसमें कोई आत्मा आ गई हो। वही दूसरी तरफ ब्लू डायमंड पैलेस में मृदुल पैलेस पहुंच चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट का नामो निशान नहीं था। मृदुल की पर्सनालिटी प्रत्युष से कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। ये तीनों एक जैसे थे, लेकिन प्रत्युष के गुस्से के आगे कोई टिक नहीं सकता था। मृदुल के घर आते ही उसे आज हॉल में कोई नहीं दिखा। रात हो जाने की वजह से ओमजा, रिद्धि और दिग्विजय जी सो चुके थे। इसीलिए मृदुल भी अपने कमरे में जाने लगा कि तभी उसे गेट के बाहर से आवाज आए, मृदुल भाई, डिनर कर लो, फिर सोने चले जाना। ये आवाज सुन मृदुल पीछे मुड़कर देखता है। उसके ठीक पीछे इस वक्त विकल्प और ऋषभ खड़े थे, जो उसे देख मुस्कुराए जा रहे थे। उन दोनों को इस वक्त बाहर देख मृदुल की आंखें छोटी हो गई। उसने उसी नजरों से दोनों को देख कहा, क्यों बेआदमखोरो, कहाँ थे अभी तक, और कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? इतना बोल मृदुल अपनी सीरियस नजरों से दोनों को देखने लगा। वही विकल्प और ऋषभ मृदुल को अपना मुंह खोले देख रहे थे। उन्हें इस तरह देखता देख मृदुल बोला, क्या हुआ? ये सुन विकल्प मुंह बनाते हुए बोला, क्या भाई, हम आपको आदमखोर दिखते हैं? वैसे सच कहो तो हरामखोर वाली हरकतें तो आपकी है। ये बोल विकल्प और ऋषभ मृदुल को देखने लगे। वही विकल्प की बात सुन मृदुल की भौहें तन गई थी। उसे समझ आ गया था कि विकल्प किस बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो अपनी डेंजरस नजरों से दोनों को घूरने लगा। तभी ऋषभ उबासियां लेते हुए विकल्प को देख बोला, भाई, मैं चला सोने, मुझे तो नींद की देवी बुला रही है। आप दोनों रात भर बातें करो, मैं चला सोने। इतना बोल ऋषभ अंदर आया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वही विकल्प मृदुल को अपनी बच्चों जैसी शकल बनाकर टुकुर टुकुर देख रहा था कि अचानक विकल्प की आंखें बिल्कुल बदल गई। उसकी आंखें डार्क हो गई। उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देख मृदुल भी बिल्कुल चुप हो गया। अचानक से विकल्प के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। इस वक्त विकल्प में प्रत्युष का अंश दिख रहा था, जो देख मृदुल कंफ्यूज था कि तभी अचानक से विकल्प ने मृदुल को गोल घुमाकर उसके कमर के पीछे से उसकी गन निकाल ली और उसे घर कर अंदर धक्का दे दिया। विकल्प की इस हरकत से मृदुल चौंक गया।
पर वो कुछ कर पता उससे पहले ही विकल्प पीछे मुड़ अपनी भयानक नजरों से सामने देखने लगा। तभी उसकी नजर काफी दूर के एक बिल्डिंग के टेरेस पर रुक गई, जहां देख विकल्प के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने डेविल स्माइल करते हुए ही अपने हाथ में पकड़ी गन को उसी बिल्डिंग के टेरेस पर पॉइंट किया और बिना एक पल गवाए विकल्प ने गोली चला दी और वो गोली सीधे जाकर उस टेरेस पर मौजूद एक आदमी के सिर पर लगी, जो मृदुल पर अपनी राइफल पॉइंट करके बैठा था। गोली चलते ही मृदुल जल्दी से उठ विकल्प के पास आया और हैरान नजरों से उस बिल्डिंग को देखने लगा। इस वक्त तक आसपास मौजूद प्रत्युष के सारे गार्ड्स भी अलर्ट होकर विकल्प के पास आ चुके थे। वही मृदुल हैरानी से एक नजर सामने देखता, फिर एक नजर विकल्प के डेंजरस चेहरे को। तभी विकल्प मृदुल के सामने उसकी गन करते हुए बोला, आज मेरी गन घर पर रह गई थी, इसीलिए आपकी यूज करनी पड़ी। इतना बोल वो मृदुल को एक्सप्रेशनलेस चेहरे से देखने लगा। उसकी बात सुन मृदुल ने एक नजर अपनी गन को देख उसे विकल्प के हाथों से ले लिया और विकल्प को देख उससे बोला, तुम्हें कैसे पता चला? इतना बोल मृदुल विकल्प के चेहरे को देखने लगा। वही उसकी बात सुन विकल्प के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई और उसने मृदुल को देखते हुए कहा, क्या भाई? वो आप पर गन पॉइंट करके बैठा था, जिसकी लाइट आपके सीने पर साफ दिखाई दे रही थी। इतना बोल वो थोड़ा मृदुल की तरफ झुककर धीरे से बोला, अब कोई मेरे भाई को मारने की कोशिश करेगा तो मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा ना। इतना बोल विकल्प हंसते हुए अंदर चला गया। उसको अंदर जाता देख मृदुल के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। कुछ सोच मृदुल विकल्प को जाते देख धीरे से बोला, तुम सोचते हो कि तुम्हारी हरकतों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता? बेटा, भाई हो तुम हमारे। तुम कैसे हो और क्या क्या करते हो सब जानते हैं हम। इतना बोल वो अपने गार्ड्स की तरह कुछ इशारा कर अंदर चला गया। वही दूसरी तरह प्रत्युष के फार्म हाउस में मृगांशी बाथरूम से नहाकर निकल गई थी। उसने अपना सूट दोबारा पहन लिया था। नहाकर आने के बाद मृगांशी को थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ मृगांशी के कमरे का दरवाजा खुल गया। इतनी जोरदार आवाज से मृगांशी काफी डर गई और एक झटके में पीछे मुड़ी। दरवाजे पर प्रत्युष को शर्टलेस देख मृगांशी शॉक्ड हो गई। तभी प्रत्युष अपने भारी कदमों से अंदर आने लगा। तभी मृगांशी उसे देख हकलाते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुन प्रत्युष न बिना कुछ बोले ही दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, जो देख मृगांशी की आत्मा भी डर से कांपने लगी। दरवाजा बंद कर प्रत्युष धीरे धीरे अंदर आने लगा। उसकी नजरें मृगांशी पर टिकी हुई थी। वही प्रत्युष को बिना शर्ट के देख मृगांशी पीछे हटने लगी। तभी प्रत्युष एक झटके में मृगांशी के बेहद करीब आ गया। उसे देख मृगांशी की दिल की धड़कनें रुक सी गई। तभी उसके कानों में प्रत्युष की भयानक आवाज आई, क्या हुआ कॉटन कैंडी? डर गई क्या? इतना बोल वो मृगांशी के और करीब आने लगा। उसे अपने करीब आता देख मृगांशी ने हकलाते हुए कहा, वही रुक जाइए आप, आगे मत आना, देखिए आप गलत कर रहे हैं। वो इतना बोल पाई थी कि अचानक से प्रत्युष ने उसे पकड़कर बेड पर धक्का दे दिया। अचानक धक्का लगने से मृगांशी संभल नहीं पाई और सीधे बेड पर गिर गई। उसके गिरते ही प्रत्युष ने अपनी भयानक आवाज में कहा, भूल गई कॉटन कैंडी, आज हमारी सुहागरात है ना, या ये कहो कि मेरे बदले का पहला कदम। ये बोल प्रत्युष मृगांशी के ऊपर चढ़ गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए सुनिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर।